गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो ये बताइए कि आवाज आ रही है कि नहीं। एम आई ऑडिबल? ओके, फाइन, परफेक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएससी प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग भी एक जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको आप लोग अपनी भाषा में सेड के नाम से बोलते हैं, और वैसे इसे एसएडी के नाम से अगर हम बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सेड बोलना थोड़ा मुझे कम लगता है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम आज इसमें इसका जो सिलेबस है, पहले इस पे सिलेबस से हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि हम इसे पढ़ेंगे किस तरह, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम को क्रैक करना है। तो उस प्रोग्राम ओरिएंटेड हम कैसे पढ़ेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिस्टम की डेफिनेशन को कुछ लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताऊंगा और कुछ आप भी बताएंगे कि सिस्टम को अगर आपने समझा है, अगर अपनी क्लास के बाद समझेंगे तो आप उसे बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से पढ़ रखे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। आई एम श्योर नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रोड्यूस जी हमने अभी हमारी जो बैकएंड टीम है वो कुछ क्वेश्चन बनाती भी है। देखो ये जो सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट्स में से अगर हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहां देखें तो सबसे कम टाइम ड्यूरेशन का सब्जेक्ट है। और अगर हम इसके इंपोर्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सिस्टम के निर्माण में, किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, यहाँ बार बार सिस्टम ये जो टर्म है ये आपके सामने आएगी, शुरुआत भी यहीं से होगी कि ये सिस्टम क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस के अंदर मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं, जो भी है हम लोग इसमें फिर पढ़ेंगे। यहाँ पहले सिस्टम की डेफिनेशन से यहाँ हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। सिस्टम की डेफिनेशन के बाद में यहाँ पे 2 टर्म है, जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन। तो इसे हम 2 पार्ट में यहाँ तोड़ के देखेंगे, सिस्टम के बारे में एनालिसिस करना और दूसरा पार्ट है इसका सिस्टम की डिजाइन करना। ठीक है, इसके साथ हम लोग सिस्टम के इन दोनों पार्ट्स को पढ़ने के साथ साथ हम लोग जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम एक सिस्टम को बनाने की जो प्रोसेस है हम वह पढ़ेंगे। एसडीएलसी है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वह हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। और जब एसडीएलसी के जब सारे फेजेज जो होंगे, हम हर फेजेज में जाके उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है हम लोग उसे भी समझेंगे। इसके अलावा हम मॉडल्स वगैरह इसमें पढ़ेंगे, फिर आगे हम टेस्टिंग वगैरह। अगर एसडीएलसी की मैं बात करूं तो एसडीएलसी के अगर सारे फेजेज हम पढ़ेंगे तो आगे सारी बात करना बेकार है, क्योंकि एसडीएलसी के सारे फेजेज में ही हमारा पूरा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का सिलेबस इंक्लूड हो जाता है, वो कवर हो जाता है। अब इसके अलावा हम लोग अगर हमें प्रोग्रामर एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना है तो हमें किस किस विशेष बात का यहाँ ध्यान रखना होगा। देखो, आपसे पहले कुछ और एग्जाम भी लगे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी लगा, कई और एग्जाम भी होते होंगे, आपने एकेडमिक में भी पढ़ा होगा, आपने इंडस्ट्री में काम किया है अगर कहीं, तो वहां भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप इस सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के पेजेस से होकर गुजरे होंगे। जब आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो भी आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के जो पेजेस हैं उनसे आप गुजरे होंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वह भी एक सिस्टम हायरार्की के अनुरूप ही काम करता है। तो हम लोग उन एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे लेके पढ़ेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने के साथ प्रीवियस ईयर्स में होने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जो स्टैंडर्ड एक ट्रैक पे पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट वहां पे आते हैं। कई जगह स्टेटमेंट्स होते हैं, कई जगह स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ऑप्शंस बन करके आते हैं कि फर्स्ट करेक्ट है कि सेकंड करेक्ट है या एक ग्रुप या सारे करेक्ट हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग उन क्वेश्चंस पे भी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चंस जो लेंगे उनमें हमारा मेन इस बात को ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे कि जो कंसेप्चुअल जो थ्योरी है वो क्वेश्चंस में क्लियर हो। अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, इट मीन आपने पिछले दिन में पढ़ी हुई थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली, समझ में आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप खुद कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। अगर हम यहाँ बात करें, आप देख सकते हैं सिलेबस को हम थोड़ा सा फास्ट इसमें लेंगे। सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पे है, जैसा मैंने कहा, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट, बाउंड्री,
टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये सब कुछ पहले सिस्टम के बारे में ये सारे टॉपिक्स यहाँ चलते हैं। फिर मैंने कहा एसडीएलसी के बारे में, तो यहाँ पे आ रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में जितने फेजेज आने वाले हैं उन सब के बारे में जो नीचे पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये सभी एसडीएलसी के कोई ना कोई फेज ही है ये, या उनमें काम में आने वाली कोई टेक्निक है, ये सारा पढ़े आगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी कि भाई कितना फिजिबल है कि नहीं है, रिक्वायरमेंट, सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, जब एसडीएलसी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, अभी तो हम इसको केवल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग है, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, जो यहाँ काम करने वाला, पूरी प्रक्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है, जो रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्ति है, वो कौन है, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एसीपी के एग्जाम में तो पूरा पेपर उस पे आता है, उसमें भी आया सिस्टम एनालिस्ट को। तो हर जगह पे, हर टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप किसी एक बुक को रेफर करके चल रहे होते हैं या आप किसी नोट्स को रेफर करके चल रहे होते हैं, तो आपका पूरा माइंडसेट उस स्टडी मटेरियल के इर्द गिर्द जाता है। तो हमको आउट ऑफ ट्रैक भी हमको जाकर के इसको देखना होगा। कई बार क्या होता है, आपने मान लीजिए कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक कोई बुक खरीद के ले आते हैं, यार मुझे तो ये बुक समझ में आ रही है, स्टैंडर्ड बुक से दूर हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से नोट्स ले आते हैं। नोट्स में क्या होता है, देखिए जो नोट्स यहाँ लिखवाया जा रहा है, मैं लिखवा रहा हूँ या कोई फैकल्टी लिखवा रहे हैं या कहीं भी लिखवा रहे हैं, वो नोट्स वही होंगे जो उनके दिमाग में आइडियाज रन टाइम पर आते हैं। पर ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, वो तो है नहीं कि कंसेप्चुअल जावा की तरह से आपने प्रोग्रामिंग को कंसेप्ट समझ में आ गया और उससे सिमिलर जितने प्रोग्राम बने सब में आपने वैसा के वैसा बना दिया, ऐसा तो है नहीं। आउटपुट आ गया, कंसेप्ट आ गया, वैसे की वैसे आउटपुट एग्जीक्यूट हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हर डेफिनेशन है। किसी बुक में अगर सिस्टम की डेफिनेशन समझाने के लिए अगर 50 पेज लिख रखे हैं, तो आप ये मान के चलिए तो उन 50 पेजेज में से अगर वो स्टैंडर्ड बुक है तो उनमें से जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट तो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किसी कहीं एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम्पल का छोटा सा केस स्टडी देके नीचे क्वेश्चन, उस पर 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए किताब जब भी पढ़ें, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। और हमें इस एग्जाम के लिए ये ध्यान में रख के ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ किन स्टैंडर्ड बुक्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो बताएंगे। पहले सर ने बताया भी, और हम भी आपको और इस तरह का मटेरियल हम आपको बताते रहेंगे। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन जब बनाता है ना, तो जरूरी नहीं है, आमतौर पे हमारी एक धारणा होती है कि यार ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, यही रिपीट होते हैं। देखो, एग्जामिनर का माइंडसेट दोनों तरीके से हो सकता है। आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम यहाँ लगभग 10 साल 11 साल के बाद यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उठा करके पीछे से क्वेश्चन ढूंढ के वही उठा के डाल देगा, कुछ नया भी उसका आइडिया काम करेगा, है ना। टीम जो बन रही है वो कुछ नया भी लेके आएगी। नया लेके आने वाले पिछले वाले कुछ एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन तो ऐसे प्रोड्यूस किए गए थे जो अब से पहले कभी पूछे ही नहीं गए। इसलिए आपको इसे डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। और अगर मैं इस सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं, ये सारे पेजेज जो सारा कंटेंट पढ़ाने के लिए, पूरा कंटेंट पढ़ाने के लिए 15 दिन से लेकर के आप 2 महीने तक इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आप इसे 15 दिन में भी पढ़ सकते हैं, पूरे टॉपिक कवर कर सकते हैं। पर पढ़ने के साथ साथ हमें सारे कंसेप्ट को, हर डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के थोड़ा आगे फिर बढ़ते हैं हम इसमें। सिस्टम प्लानिंग टूल लाइक डीएफटी वगैरह, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, है ना, ये सारे एनालिसिस टूल्स हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिसीजन टेबल, आईपीओ चार्ट। मैंने क्या कहा था कि सिस्टम की डेफिनेशन होगा, फिर एनालिसिस का पार्ट होगा, और एसडीएलसी के सारे पेजेज यहाँ पे होंगे, कि सब कुछ एसडीएलसी में आ जाता है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू, इनपुट आउटपुट फॉर्म डिजाइन, रिक्वायरमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स, लेआउट कंसिडरेशन, फॉर्म कंट्रोल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कंसेप्ट एंड मेथड, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दोनों ही टर्म यहाँ पे दी हुई है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी यहाँ दिया हुआ है, नीचे दे रखा है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। मतलब सिस्टम और सॉफ्टवेयर, अगर आप माने, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हर टॉपिक पे अभी अगर हम डेप्थ में घुसने लगे तो ये सिलेबल डिस्कशन भी पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिग्म, सिस्टम एनालिसिस के जो फेजेज हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर टॉपिक पे डिटेल में पढ़ेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल्स के साथ में पढ़ेंगे। एनालिसिस टूल एंड टेक्निक,
सिस्टम डिजाइन का या एनालिसिस का पार्ट था पूरा। नीचे है डिजाइन फंडामेंटल, मॉड्यूलर डिजाइन, डेटा एंड प्रोसीजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। सिस्टम डेवलपमेंट के बाद अगर हम आगे पार्ट करें, एसडीएलसी के सारे फेजेज होते हैं। शुरू में एनालिसिस हुआ, फिर यहाँ डिजाइन हुआ, हालांकि दोनों से पहले प्लानिंग भी हुआ होगा, और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पे दिया। अगर उसका अगला फेज में डेवलपमेंट होता है ना, तो कोड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन, एफिशिएंसी कंसिडरेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। फिर आगे देखो, जब यहाँ पे ये पूरा सिलेबस अगर आप देखें ना, तो इस पूरे सिलेबस को अगर पॉइंट टू पॉइंट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा ये तो पूरे एसडीएलसी को पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक वही डाल रखे हैं। शुरू में डेफिनेशन डाल रखी है सिस्टम की, डेफिनेशन के बाद में इन्होंने यहाँ पे एसडीएलसी का रेफरेंस दिया, एसडीएलसी के बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे आ गया, नीचे इन्होंने डिजाइन से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिए, नीचे आप देख रहे हैं तो डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे दिए, उसके नीचे आप देखें तो ना टेस्टिंग से रिलेटेड पॉइंट दिए। अब आप टेस्टिंग से रिलेटेड पॉइंट में टेस्टिंग मेथड, फॉर्मल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, और अब जब टेस्टिंग हो गई, डिप्लॉय हो गया, तो सॉफ्टवेयर बार बार जब मेंटेन होता है तो उन्होंने मेंटेनेंस से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट दिए। तो ओवरऑल सारी कहानी एक सिस्टम के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमती है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे, केस स्टडी हम यहाँ करेंगे, कोई एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस एग्जामिनेशन, पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा टेस्ट, आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें लेंगे, और साथ में हमारी क्लास के बीच बीच में भी जब कोई पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके साथ भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चन सेट्स ये आपको अलग से भी आपको मिलेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न होगा, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा डिफर सब्जेक्ट है, जो तीन अलग सब्जेक्ट से अलग है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये थोड़ा बोरियत भरा सब्जेक्ट है। आप बोरियत मत पालो, इसमें एक इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। अगर आप सिस्टम को आप सोचें तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द, आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं, आप उस सिस्टम के बारे में सोचो, तो आपको लगने लगेगा कि ये सारे पेजेस तो यहाँ भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, प्लानिंग तो यहाँ भी हो रही है ना, एनालिसिस तो यहाँ भी हो रहा है, एनालिसिस के बाद में डिजाइन तो यहाँ भी हो रहा है, डिजाइन के बाद में डेवलपमेंट तो यहाँ भी हो रहा है, डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पे टेस्टिंग तो यहाँ भी हो रही, डिप्लॉयमेंट या मान लीजिए उसको पूरा फाइनल व्यू में आया तो पर मेंटेनेंस तो यहाँ भी हो रही है। मैप्ट्री इटसेल्फ है सिस्टम, मैप्ट्री तो खुद ही एक सिस्टम है। शुरू में कभी प्लान किया गया होगा कि यार इस तरह का एक केवल और केवल आईटी से रिलेटेड कोचिंग का निर्माण करते हैं, विचार कई आए होंगे। किसी ने कहा होगा नहीं आईटी वाले तो काफी लिमिटेड स्कोप है, इसमें नॉन टेक्निकल भी जोड़ो, इसमें ये भी जोड़ो, बहुत से विचार आते हैं। आपने तय किया कि नहीं, मैप्ट्री विल बी ओनली फॉर आईटी, ये आईटी के लिए होगा, इसलिए हमने प्लान किया इसी सेगमेंट पे किया हमने, तो ये प्लानिंग हुई। प्लानिंग के बाद में फिर हमने क्या सोचा, ये भी तो एक सिस्टम है ना, फिर उसके बाद में हमने सिस्टम के सारे फेजेस, प्लानिंग के बाद में क्या किया हमने, एनालिसिस किया। भाई करना क्या क्या होगा, जब हमने मैप्ट्री की स्थापना की थी उस टाइम क्या होता था, ऑफलाइन चलती थी क्लासेस। हमने कहा एक ऑफलाइन स्पेस हमें चाहिए, और स्पेस भी ऐसी जगह चाहिए जो ऑन मार्केट हो, जो विजिबिलिटी अच्छी हो उसकी, वहां चाहिए। एक मिनट रुकिए। उसके बाद क्या किया, फिर हमने कहा कि इसमें ये चीजें चाहिए, है ना। फिर उसके बाद उसमें अलग सब सिस्टम्स बनाए गए कि चलो कोचिंग तो बन गया, अब इस बिजनेस को आगे लेके कैसे जाएं, ले जाने के लिए हमें क्या करना, मार्केटाइज करना होगा बिजनेस को। तो उसके सब सिस्टम्स बने, मार्केटिंग का सब सिस्टम बना, जिसमें मार्केटिंग का सारा काम हुआ कि किस तरह से हम स्टूडेंट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। तो ऐसे सब सिस्टम्स के निर्माण हुए। सब सिस्टम के निर्माण के बाद में फिर आगे क्या हुआ, एनालिसिस किया, डिजाइन किया इस सिस्टम का, पूरा डिजाइन फ्लो बना। ये तो ऑफलाइन क्लासरूम है, यहाँ पे हमारे ये फैकल्टी के पैनल हैं, इस तरह फैकल्टी होंगे, ऐसे बैकएंड टीम होगी, ऐसा यहाँ होगा, इस तरह एक सेल्स टीम होगी, एक मार्केटिंग टीम होगी। ये सारा कुछ करने के बाद सिस्टम के एनालिसिस के बाद सिस्टम डिजाइन हुआ, डिजाइन करने के बाद डेवलपमेंट उस पे। अगर डेवलपमेंट देखो, जो ये जो टर्म है ना डेवलपमेंट, अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बात करेंगे तो इसे कोडिंग के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोडिंग। अगर हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो अपना जो प्रोसेस जो शुरू हो जाती है ना, उसका सारा काम हमने इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ कि कैसे क्या बनाना है, पूरा डेवलप किया सेंटर,
सेंटर डेवलप, कोचिंग डेवलप होने के बाद फिर उसके बाद के आगे के फेजेस, फिर आगे क्या हुआ कि उसकी टेस्टिंग की, बच्चों के रिव्यू लेना, क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं, इसमें चलो ये मॉडिफिकेशन करो, चलो एमसीक्यू क्लास भी साथ में डालो, क्वेश्चन सेट भी साथ में डालो, पूरा मॉडिफिकेशन चलता रहता है। तो ये भी एक सिस्टम है। सिस्टम कैसे बना वो आपके सामने, तो ऐसे हम लोग इसे पढ़ेंगे। वाई वी रीड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हर सिस्टम को बनाने के लिए हर जगह पे एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके आए ना, तो वो इसलिए सिस्टम को, इसकी दो रीजन से हम लोग यहाँ पे सिस्टम को पढ़ते हैं, है ना। सिस्टम की डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पे आगे शुरू करेंगे। व्हाट इज ए सिस्टम, पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम क्या है। आप में से कोई है, हालांकि देखो ये जो है सब्जेक्ट, इसमें इतना इजी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे पढ़ करके पूरी डेफिनेशन मुझे यहाँ पे उठा के भेज दें, है ना। तो फिर भी आप में से कोई लिख सकता है क्या कि व्हाट इज ए सिस्टम? एनीवन कैन आंसर? सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट। सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट विच वर्क टुगेदर, जो आपस में एक साथ काम करते हैं, टू अकम्प्लिश एक कॉमन टास्क। कोई कॉमन टास्क को लेकर के यहाँ पे काम होता है और उसे हम सिस्टम बोलते हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं और लर्न करते हैं कि किस तरह से एक बेटर सिस्टम बनाया जाए। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसे अपडेट कैसे करके एक बेटर सिस्टम बने, या फिर अगर हम शुरू से हम बनाने वाले हैं तो कैसे एक बेटर सिस्टम यहाँ पे बनाया जाए। इसके लिए सारे फेजेस से होके एनालिसिस फेजेस में सारी चीज यहाँ पे पढ़नी पड़ती है ना। पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीड क्या है, क्रिएटिंग ए न्यू वन, एक नया सिस्टम बनाना, या फिर अपडेटिंग एग्जिस्टिंग वन। अब मान लो ये मैपट्री था या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, शुरू में चल रहा था ऑफलाइन मोड में, करेक्ट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जा सकते हैं इसके इर्द गिर्द, है ना। शुरू में चलता था कि ऑफलाइन बोर्ड में चलता था। पहली बात तो मैंने आपको कहानी बताई कि भाई किस तरह से ये मैपट्री को बनने की शुरुआत हुई। अब अगर इसमें टाइम टू टाइम कोविड आ गया, कोविड के बाद में कोचिंग्स का जो वर्किंग कल्चर था वो चेंज हो गया। पहले जब ऑफलाइन चला करती थी वहां अब ऑनलाइन मोड आ गया, ऑनलाइन भी आ गया, ऑफलाइन भी आ गया। अब ऑफलाइन आने के लिए हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या नए इंप्रूवमेंट्स करने हैं, ये सारे पे फिर से वही सारे एसडीएलसी के सारे फेजेस निकलते हैं। प्लानिंग की, फिर एनालिसिस किया कि क्या क्या चाहिए, फिर एनालिसिस के साथ साथ में, क्योंकि अब तो ये हो गया, पहले तो बच्चे डेमो के लिए कोचिंग आया करते थे, अब बोले डेमो भी बच्चों को वहां तक पहुंचाना है। आज भी अगर आप देखें तो मैपट्री की मोबाइल ऐप में पहले ये बताया गया कि डेमो आप यहाँ से लेना पूरे सिस्टम। फिर वो पूरे फेजेस से निकल करके आया फिर वापस। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपडेट करना यह भी हमारी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। ये अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू से पढ़ते हैं। ये विजिबल है सबको? परफेक्ट, यस नो जवाब दें। जितने स्टूडेंट है सब यहां पे जवाब दें, इज दिस विजिबल? हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, यस और नो? परफेक्ट है, चिन्मय परफेक्ट है, अमित करेक्ट है, सौरभ यस सर विजिबल परफेक्ट है, कमलेश यस। देखो मैपट्री एक सिस्टम है, हमने बात की। अगर अपन ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करें तो हम तो खुद एक सिस्टम है। एक नर्वस सिस्टम पूरा चल रहा है, यहाँ पे ब्रेन अपना काम कर रहा है, ये एलिमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक गोल है, जिंदगी जीने की कवायद है सारी, ये हाथ काम कर रहे हैं, ये पैर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई पिन करता है तो दिमाग तक, ब्रेन तक जाता है सिग्नल, ब्रेन अपने आप से, अगर मान लीजिए आपका पाँव किसी जलते हुए कोयले पर रखा जाता है तो सिग्नल तो ब्रेन को जाएगा ना। उस सिस्टम के उस एलिमेंट पे अगर किसी ने कुछ इंपैक्ट किया या वहां पे कुछ हुआ तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना इसका कि हर चीज को सेफ्टी, एक गुड लाइफ जीने के लिए, तो क्या होगा, ब्रेन क्या करने वाला है, एक्शन लेने वाला, हटा पाऊं यहां से, है ना। तो वो सारा काम, ये जो सारा काम है ना, ह्यूमन बॉडी सेल्फ सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये एचआर पेरोल सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छे लेवल के सिस्टम में और अच्छी तरह से इसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब मान लीजिए एचआर पेरोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इसकी जरूरत क्या निकली।
पहले जरूरत होगी, जरूरत के बेस पे इसके सारे सब सिस्टम्स के निर्माण होंगे। और किसी भी अगर मान लीजिए सिस्टम की उसमें देखिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को एक बार साइड में रख के इसे समझे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि किसी भी तरह के सिस्टम को कंप्यूटराइज तरीके से हम लोगों को उसे इंप्लीमेंट करना होता है, बनाना होता है, ये तो हमारी इंडस्ट्रियल नीड है। पर अगर हम सिस्टम के अंदर घुस के पढ़े तो हम तो उसे पूरा ओवरऑल सिस्टम को पढ़ना चाहिए हमको, ठीक है। इसके बाद हम गवर्नमेंट सिस्टम को भी पढ़ेंगे, है ना। अपने डेमोक्रेटिक जो सिस्टम बना रखा है उसको भी हम इसी एग्जाम्पल में आज ही हम लोग लेंगे। एचआर सिस्टम क्या करता है, नीड क्या है भाई। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे अच्छी रीढ़ की हड्डी है ना, वो है उसके एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के लिए उनकी हैप्पीनेस, उनको उनका पेरोल सिस्टम, उनका पेमेंट सिस्टम, उनका पर्सनल इंटरपर्सनल जो बिहेवियर है आपस में, हर चीज यहाँ पे मैटर करती है। और सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय है, मान लीजिए कोई कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप में से ऐसा कोई होगा कि नहीं मुझे तो अपना टाइम स्पेंड करना इसलिए मैं यहाँ जॉब करने आता हूँ, ऐसा कोई नहीं। हर कोई आता है वो आजीविका कमाने के लिए आता है। पेरोल सिस्टम उसी को खुश करने का एक तरीका है कि वहां भी सेटिस्फिकेशन रहे और ओवरऑल सिस्टम में किसको कितना पेमेंट गया, ऑर्गेनाइजेशन को भी उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ सिस्टमेटिक चले। नहीं तो पता चले कि एम्प्लॉय तो बड़े खुश हो रहे हैं, सबको कभी भी आए, और जो वहां पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, चल आए उठा के एक नोट और गड्डी दी खुश, पर वहां ऑर्गेनाइजेशन चलेगा क्या। और चलेगा तो फिर बाद में एंड में मंथ एंड पे बॉस पूछ रहे हैं कि लाओ भैया कि कितना क्या रेवेन्यू, क्या क्या कमाई हुई, तो पता चला कमाई तो काफी हुई थी, बांट दिया वो तो एम्प्लॉयज में, है ना। तो ऐसा नहीं चलता ना। तो पेरोल सिस्टम उसी का है कि ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्दी चले। अच्छा अगर मान लीजिए आपने बांट दिया तो अगले महीने से वो सिस्टम चलेगा क्या, सिस्टम तो फेल हो गया, क्योंकि आपने जितना आया वो उतना उतना सारा बांट दिया। फिर अगले मंथ में क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेगा बंद करो इसको, ये सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, फायदा तो हो नहीं रहा, इसे बंद करो। तो वो सिस्टम अपने आप से बंद हो जाएगा, तो सिस्टम चल नहीं सकता ना। एसडीएलसी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि भाई वो सिस्टम हेल्दी नेचर के साथ आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव नेचर के साथ आगे बढ़े। जब एनालिसिस पढ़ेंगे ना, हम इसे पढ़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कितना तो कॉस्ट हो रहा है और कितना बेनिफिट लग रहा है। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा ना, तो सिस्टम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पेरोल सिस्टम इसी की कहानी है। पेरोल सिस्टम, पेरोल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर यह है कि अलग अलग, अगर आप कंप्यूटराइज बनाए इसे तो वो कोई पेरोल सिस्टम है। पेरोल सिस्टम में आप एक पेरोल सिस्टम की, आप लोग अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप लोगों की सैलरी स्लिप से लेके आजकल सारी चीजें ऑनलाइन आप देख सकते हैं। नहीं अगर कंपनी वाले सिस्टम में तो भी आप लॉग इन करके उसमें देख सकते हैं। बहुत सी कंपनी पेरोल सिस्टम फॉलो करती है, तो मैं दिखता है एम्प्लॉयज को मैंने कितने दिन क्या क्या मैनेज करना होगा। सबसे पहले अगर हम अपन इसके एनालिसिस वाली बात करें तो सबसे पहले तो विचार करें। बॉस ने बुलाया अपने स्टाफ से और कहा कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, क्योंकि सैलरीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में और अपने जो ये पता नहीं चल रहा कि किसको कितना देना है, कितना टैक्सेशन देना है। कई बार क्या होता है इतना दे देते हैं कि वो टैक्स फिर क्यों गवर्नमेंट लाइबिलिटीज है कि अगर एम्प्लॉय टैक्स नहीं पे कर रहा तो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना टीडीएस काट के चले पहले। तो ये सारा सिस्टम आजकल तो हो गया ना कि आप टीडीएस काटो पहले, पता नहीं वो अगला पे करेगा कि नहीं करेगा, आप तो काटो। अगर वो टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आता तो रिफंड ले लेगा अपना, पर आप तो काटो। पर ये सिस्टम कैसे होगा, इतने जब ज्यादा इतने सिस्टमेटिक प्रोसेस बनी तो पेरोल सिस्टम तो होना चाहिए। वो थोड़े ना बताएगा कि हाँ और किसका कितना काटा गया, किधर क्या हुआ और कितना टैक्स काटना चाहिए। तो मान लो इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है और कितने किस स्लैब पे कितना टैक्स काटना चाहिए, ये सब कुछ कौन मैनेज करेगा, पेरोल सिस्टम मैनेज करेगा। अगर सिस्टम नहीं होगा, एक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगा इस तरीके का, तो क्या होने वाला है, किसी का आपने 10% काट लिया और कटना कुछ ज्यादा था, फिर क्योंकि उसका नोटिस तो एम्प्लॉयर को आने वाला है ना। तो ये सारा काम, ये सब कुछ मैनेज यहाँ पे होता है। तो एक सिस्टम की ऐसी अवधारणा बॉस ने बुला के कहा कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए, पेरोल सिस्टम, ये हमें बनवाना है, ये हमें तैयार करना है इस इंडस्ट्री में, जिससे हमारा बिजनेस हेल्दी चले। उसके बाद क्या हुआ, उसमें सर क्या क्या होना चाहिए, तो एक विचार किया गया। सबसे पहले प्लानिंग की गई, प्लानिंग हो रही है, बॉस और स्टाफ प्लान कर रहा है। करने के बाद ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं
कि इसमें क्या क्या, चलो एम्प्लॉय का एक पैनल होगा, एम्प्लॉय लॉग इन करेगा, वो अपना सारा देख लेगा और बोले फिर वहां डिस्कशन हो रहा है। इसमें प्लानिंग जब होती है तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग कौन बता रहा है? हो सकता है एचआर जाके स्टाफ अपनी टीम से पूछे कि आपको क्या क्या, या उसको जनरल पता रहता है कि सर बार बार लोग आते हैं कि सर मेरी पे स्लिप दे दो, मेरी पे स्लिप दे दो। अच्छा, पे स्लिप भी डालो, ठीक है। फिर बाद में आता है सर पिछले महीने तो उसको ज्यादा पेमेंट रिलीज हो गया, मुझे तो पता नहीं था कि कितना। अच्छा, चलो इसमें ये भी फीड करो। सर वो 3 एम्प्लॉयज को तो सैलरी देना ही हम लोग भूल गए, सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट सबको एंटर करो। तो इसमें क्या क्या, ये जो डिस्कशन चलता है ना इस तरह से, ये सारा आता है अपने एनालिसिस फेज में। सब एनालिसिस हो रहा है, क्वेश्चनरीज हो रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं लोगों के, इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो सिस्टम चल रहा है, पुराना रिकॉर्ड लेके आओ, रिकॉर्ड लाओ, पुराने नाम उठाओ उसमें से। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे कि पुराने रिकॉर्ड उठाए जाते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं, उनके बिहाफ पर हम लोग आगे अच्छा परफेक्ट सिस्टम तैयार करते हैं। ये सब एनालिसिस की स्टेप्स यहाँ पे है। करना क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को नए सिस्टम से अपडेट ही तो करना है। पहले भी तो चल रहा होगा। पहले मान लीजिए अगर आप किसी शॉप की बात करें तो वहां पे पहले क्या होता था, बही खाते चलते थे। अब मान लो बही खातों को अब हमें नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, एक कंप्यूटर सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, बही खातों में से एंट्री उठाओ और डालो। या अभी तक की तो चलो बही खातों में रखो, नई एंट्री यहां डालो, पर कैसा बनाना वो तो पता चलेगा ना। तो वहां पे पेरोल सिस्टम की बात हुई कि चलो एम्प्लॉयज के लिए भी। और बोले फिर वो बॉस कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मुझे ही पता होना चाहिए कि किसको क्या पेरोल मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि पेरोल सिस्टम में हर जगह एक, हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल या ऑपरेशनल लेवल किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो टॉप लेवल कह रहा है कि नहीं, ये पेरोल सिस्टम में मुझे भी एक दिखते रहना चाहिए कि कितना सैलरी बटा, कितना यहाँ पे इनकम हुआ और कितना यहाँ पे टैक्सेशन पे करना है गवर्नमेंट को, जो हमने टीडीएस काट रखा है, सबको देखना है उसको भी। तो फिर यहाँ पे तय हुआ, पेरोल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया एचआर पेरोल सिस्टम के लिए। उसमें क्या क्या मैनेज हुआ, एम्प्लॉय लीव्स, क्योंकि हो सकता है छुट्टियों के पैसे काटे जा रहे हो, या कितनी छुट्टियां आ रही है उसके हिसाब से पेमेंट। तो इसमें जो जो यहाँ पे देखो, ये जो ये सामने आ रहा है ना ये डायग्राम, ऐसा नहीं है कि पेरोल सिस्टम में केवल यही चीजें होती होंगी ना। पेरोल सिस्टम अगर ये जब हम आगे डीएफडी पढ़ेंगे ना, डेटा फ्लो डायग्राम, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक कुछ तो होता है जीरो लेवल डीएफडी, और फिर आगे अलग अलग लेवल के डीएफडी और कॉम्प्लेक्स उसमें जाने लगते हैं। अगर आप इस एचआर पेरोल सिस्टम की हम बात करें तो इसमें ये जो अपने आप में एक सब सिस्टम की तरह से काम करेगा, और इसको भी हम जाके जब एक्सप्लेन करेंगे ना डीएफडी के फॉर्म में, तो ये बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे बोर्ड पे नजर आने लगेगा। और अभी उस लेवल पे तो जाना नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एचआर पेरोल सिस्टम में एम्प्लॉय लीव मैनेजमेंट सिस्टम होगा एक, कि भाई लीव्स को मैनेजमेंट किस तरह से होना है। एक अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम में आप देखें तो कहीं पे मान लीजिए एक पूरी वेबसाइट चल रही है, पोर्टल चल रहा है लीव मैनेजमेंट, जब लीव मैनेजमेंट में गए तो पूरा पेज पे खुलेगा, और खुलने के बाद उसमें अलग अलग कुछ आ रहे होंगे ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन कैसे, वो किससे हुआ, जब इंफॉर्मेशन गैदर की थी ना आपने एनालिसिस में, उससे निकल करके वहां आती, तो लीव मैनेजमेंट हुआ। एम्प्लॉय अलाउंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब मान लीजिए कोई कोई 2 एम्प्लॉय तो ऐसे हैं जो मार्केटिंग के लिए जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे होंगे और कहीं जा रहे होंगे, अलाउंस मिलता है उनको, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट भी देती है ट्रेवल अलाउंस। बहुत सारे लोग जब बाहर जाते हैं, है ना, अपने जॉब रोल को पूरा करने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उनको मिलता है। तो यहाँ पे अलाउंस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ। अब फिर कभी कभी ये आया कि एचआर ने या डिस्कशन के थ्रू पता चला होगा कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या लोन भी देता है, एम्प्लॉय को लोन भी देता है, कि भाई एक हेल्दी सिस्टम बना है कि चलो तुम इधर उधर से लोगे, एक फिक्स अमाउंट का लोन तो आप यहां से ले लो, इतना % तक तो हम देंगे। तो वो लोन टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स बना दी भैया, तुम्हारी टोटल सैलरी का, जो टोटल एनुअल सैलरी का हम 25% आप लोन ले सकते हो, है ना। तो वो टर्म सारी इसके अंदर फीड होगी। तो एचआर पेरोल सिस्टम इसको भी जगह देनी है, इसको भी बनाना है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट सिस्टम, फिर रिपोर्ट जनरेट होनी है। बॉस ने कहा कि भैया मेरे टेबल पर सारी रिपोर्ट्स चाहिए, कितना पेमेंट गया, कितने लोग हैं, सारा कुछ। तो रिपोर्ट में अलग अलग कितनी रिपोर्ट बनने वाली है, एम्प्लॉय रिपोर्ट। एम्प्लॉय रिपोर्ट पे क्लिक किया, सारे एम्प्लॉय प्लस उनका सैलरी, उसमें आया कुछ ऑप्शन की भाई सैलरी ले लो, कितना क्या ले लो सारा। तो पूरा एम्प्लॉय का प्रिंट आउट निकला, रिपोर्ट निकली या स्क्रीन रिपोर्ट आई, बॉस को देखना है, उन्हें क्लिक किया, स्क्रीन पे आ गए सारे एम्प्लॉय इतने हैं।
अच्छा इतने 45 एम्प्लॉइज हैं, चलो ठीक है। तो इस तरह रिपोर्ट जनरेशन, कितना सैलरी मिला, उसने 2 डेट सेलेक्ट करी, इस 3 महीने में मैंने कितना, या फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितनी सैलरी यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका। पेरोल सिस्टम में उसने 2 डेट सेलेक्ट करी कि 1 अप्रैल से लास्ट ऑफ मार्च, कि मार्च के आखिरी डेट में, मार्च तक कितना सैलरी में बांट चुका है फाइनेंशियल ईयर में। इजी हो गया ना काम। मान लीजिए एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे, और इस पूरे टर्नरी में कितना टैक्सेशन यहाँ पे एम्प्लॉय से कलेक्ट हुआ, जो टीडीएस के रूप में काटा गया था, जो उसमें जमा कराना है, तो वो सारा निकल गया है। तो ये सारी रिपोर्ट जनरेशन का यहाँ सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने बताया कि एम्प्लॉयज की एंट्री होनी है, एक एक करके एम्प्लॉयज का नाम यहाँ डाला गया, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, है ना। अटेंडेंस मैनेजमेंट, कोई कब आ रहा है, कैसे क्या है ना। या लीव तो अलग बात है कि पहले से लीव अप्लाई की उसने, हो सकता है एम्प्लॉय का जो पैनल दिया गया है ना एचआर पेरोल मैनेजमेंट में, उसके अंदर से वो लीव अप्लाई कर रहा है। फिर लीव अप्लाई कर रहा है, लीव का जो अप्लाई था वो जो एचआर को रिक्वेस्ट जाती है उसमें, एचआर उसे एक्सेप्ट करेगा, तो फिर लीव सैंक्शन होगी। तो इस तरह का पूरा सिस्टम, जितना ज्यादा एम्प्लॉय टीए डीए मैनेजमेंट सिस्टम। ओवर टाइम कोई एम्प्लॉय कर रहा है, बताया गया था कि भाई तुम 8 घंटे की तुम्हारी सर्विस है, 9 घंटे की है, 8 घंटे की है, इसके अलावा जितने भी घंटे तुम काम करोगे तो आपको उसका ओवर टाइम मिलेगा, तो ओवर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आया यार ओवर टाइम तो ठीक है, और ओवर टाइम की एंट्री कहाँ होगी, तो एचआर पेरोल सिस्टम में कह दिया कि भैया जब भी तुम आओ, या मान लीजिए आपने एंट्री पे मान लीजिए थंब, या जो आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस से, जब आप बायोमेट्रिक से अटेंडेंस पे आप एंटर आपने किया, तब से लेकर के जब बाहर जा रहे हो तब तक का सारा एंट्री सिस्टम में है। सिस्टम अपने आप से कैलकुलेट करेगा। पूरे मान लीजिए 8 आवर्स पर डे के हिसाब से, अगर आपने 20 दिन या 20-25 वर्किंग डे थे, तो 25 वर्किंग डे में 100 कितना जो भी उसका टाइमिंग होगा, उससे ज्यादा आ रहा तो उसे ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी का कैलकुलेट करके उसको ओवर टाइम अमाउंट। तो ये ओवर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। अब एम्प्लॉय को भी दिखना चाहिए कि मैं कितना ओवर टाइम करके निकल गया। एम्प्लॉय भी खुश होता रहता है देख के, अरे देखो मेरा इतना ओवर टाइम हो गया। एम्प्लॉय को पता होता है कि अगर मुझे कांस्टेंट उसी सैलरी में सर्वाइव करना है या वही सैलरी चाहिए, तो मैं इतनी छुट्टी ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ओवर टाइम पे चल रहा हूँ। जब वो क्लिक करके, और उसके बाद बेनिफिट ये है कि जब वो लीव अप्लाई करेगा तो एचआर भी कहेगी हाँ यार इसका तो पूरा स्ट्रक्चर निकल गया, इस बंदे के अभी क्या स्टेटस चल रहा है, अच्छा है तो हर दिन ओवर टाइम कर रहा है, दो यार इसको लीव दो। प्रोजेक्ट, हालांकि ये तो केवल पेरोल सिस्टम है, केवल इस पे डिपेंड नहीं करता, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए उसको छुट्टी देनी ही नहीं है, तो वो फिर एक अलग सिस्टम उसमें तैयार हो सकता है। तो पूरी कंपनी या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, पर ये अलग अलग जो सिस्टम चल रहे हैं ना, पेरोल सिस्टम अलग है ना, और टाइम शीट वगैरह जहां मैनेज, प्रोजेक्ट टास्क सिस्टम अलग बना हुआ है, तो वो बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम चला करते हैं। आगे एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री के अंदर जब आप ई कॉमर्स, आप कई वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, ई कॉमर्स अपने आप में इन्वेंट्री मैनेज करती होगी, तभी तो पता है कि इतने क्वांटिटी बची है, इतनी क्वांटिटी और बची है। मान लीजिए आपने उसमें एड टू कार्ट करते हैं, एड टू कार्ट करते हैं, वहां पे इन्वेंट्री में से एडजस्ट होता है कि भाई इतना, तो वही दिखाता है जो वहां पे उसके पास अवेलेबल होता है। कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना स्टोर खोल के बैठा हुआ है, जैसे रिलायंस फ्रेश की अगर हम बात करें, तो रिलायंस फ्रेश में हर सामान, कभी आपने देखा कि गए हो और वो तो कल तक तो था आज खत्म हो गया, ये टूथपेस्ट हमें लेनी थी पेप्सोडेंट, कल तक तो थी आज खत्म हो गई, आमतौर पर नहीं होती। जब उसकी इन्वेंट्री जब कब होने लगती है, उसके बाद एक बफर इन्वेंट्री के वहां उन्होंने चेक लगा रखे होंगे कि जब टूथपेस्ट केवल 15 ही बचे अपने स्टॉक में, है ना, या 15 पैकेट ही बचे, उसके बाद एक अलर्ट रेड, उसमें रेड सिग्नल अलग से सेक्शन बना रखा होगा, उसमें आता होगा कि ये आइटम खत्म होने वाले हैं। ये इन्वेंट्री सिस्टम का फायदा है ना, और वो खत्म होने वाले हैं तो ऑर्डर कर देते हैं वापस, सिस्टम को पता चल जाता है। तो यहाँ इन्वेंट्री सिस्टम में अगर अपन बात करें, अपडेट कंट्रोल फाइल, जैसे आइटम मास्टर आइटम है, कैटेगरी है, कौन कौन से आइटम है, ये कैटेगरी है मान लो जी, तो ये सारा कैटेगरी अपडेट करना, आइटम अपडेट करना। मान लीजिए क्लोथ्स है तो एक कैटेगरी है क्लोथ, मान लीजिए शूज है तो एक कैटेगरी है शूज, मान लीजिए कि बुक्स है तो एक कैटेगरी है बुक्स, और उसके बाद आइटम है, मान लीजिए बुक है और बुक के अंदर आपकी डीबीएमएस की बुक है,
कोड थे मान लो, है ना, तो वहां पे वो आइटम में आएगा। तो इस तरीके से अपडेट करना ये पूरा इन्वेंट्री सिस्टम में यहाँ पे होता है। इसके अलावा अपडेट डेटा फाइल, रिसिप्ट है, इश्यूज वगैरह कई जो उसमें आते हैं, ये सारा ऑन रिक्वायरमेंट है। ये हम सोचें कि केवल इतना ही होता है ना, इतना नहीं है, इसमें और भी हो सकता है। ये एक सिस्टम है, अगर हमें इसे बेटर वन बनाना हो तो जाहिर तौर पे हम और विचार करेंगे कि नहीं इसमें ये भी डालते हैं। इसलिए तो होता है, कई कंपनी, मान लो आज एक कंपनी है ड्रीम 11, है ना, क्रिकेट, फैंटेसी क्रिकेट की है ड्रीम 11, या मान लीजिए कार देखो है, किसी ने कार देखो बनाने के लिए स्टाफ है, मान लीजिए वहां पे 2000 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है कार देखो में। अब बन गई ना कार देखो, तो अब 2000 लोग क्या कर रहे हैं वहां, और रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं 2000। डेवलपमेंट का स्टाफ है मान लीजिए कार देखो के अंदर 500 लोगों का, बन गया ना कार देखो। अब 500 लोग क्या कर रहे हैं वहां, पुराना सिस्टम बना, पुराना बनाया होगा जब, तो बड़ा विचार किया होगा यार इस तरह का एक बनाए जिसमें कारों की डिटेल वगैरह हम लोग डालते रहे। उस टाइम कोई दूसरा सिस्टम था नहीं, मार्केट में कंपटीशन था नहीं, कार देखो चल गया। कार देखो जब चला, एक नया कंसेप्ट आया, तो इन्वेस्टर भी आए उसमें, इन्वेस्टमेंट भी मिला, कार देखो बड़ी कंपनी बन गया। बड़ी कंपनी बनने का ये थोड़ी ना कार देखो प्रोजेक्ट तो बन चुका, निकाल दो सबको ना। अपडेट कैसे अपडेट करना है, मार्केट में दूसरी और कंपनी आ गई कार देखो की तरह, दूसरी कंपनी आ गई कार देखो, बंद थोड़ी ना हो गया। क्यों नहीं बंद हुआ, अगर वो बनाते ही खत्म कर देते सारा अपना डेवलपमेंट, तो फिर सिस्टम अपडेट कैसे होता। और जब सिस्टम कंपटीशन में अपडेट नहीं होता तो उससे बेटर दूसरा सिस्टम आ जाता, वो करंट सिस्टम को रिप्लेस कर देता। थ्रेड में यही तो है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, या तो एक नया सिस्टम तैयार करो या पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके एक नया सिस्टम यहां पे बनाओ जो पुराने से बेटर वन हो। और जो बेटर वन बनाने की जो कवायद है उसमें एसडीएलसी के सारे फेजेज यहां पर चलते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री पे ये तो एक एग्जांपल के बीच में। अब अगर अपन इस पे एमसीक्यूज की बात करें, चलो मैं एक बार पहले हम लोग यहां पे करते हैं, एक कंपनी का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, एक प्रोजेक्ट की हम लोग यहां पे बात करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की हम बात करते हैं ना, तो हम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की हम पूरी रूपरेखा यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो जनरल कंपनी में कोई अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है तो काम कैसे होता है। मैं खुद 18 साल से डेवलपमेंट में हूं, आफ्टर माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब अपनी एकेडमिक डिग्री के बाद मैं डेवलपमेंट में ही हूं, और टिल नाउ डेवलपमेंट प्लस ये ट्रेनिंग एंड टीचिंग, ये मेरा साथ में चलते रहे हैं टिल नाउ डेवलपमेंट, आज भी डेवलपमेंट। किसी कंपनी में जब कोई प्रोजेक्ट आता है ना, किसी क्लाइंट ने दिया, दो ही केस हो सकते हैं, या तो किसी क्लाइंट ने दिया या फिर कार देखो कंपनी ने खुद के लिए सोचा कि भाई इस तरह का प्रोजेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आया, जैसे सर्विस, दो तरीके की कंपनी जो होती है, कुछ तो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है और कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। जैसे कार देखो है, ड्रीम 11 है, या अपनी अपनी कंपनी बन के बैठे ना, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इनका स्टाफ पूरा उस प्रोडक्ट को अपडेट करने में ही काम करता है, उसी में चलता है वो। और जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहां नए नए प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। अब प्रोजेक्ट लाने के लिए नई नई सेल्स टीमें लगाई जाती है कि भाई प्रोजेक्ट लाओ, प्रोजेक्ट लाओ। प्रोजेक्ट आने के बाद कोई दे देगा प्रोजेक्ट, किसी ने कह दिया कि साहब मुझे तो मिसाइल बनानी है, सॉफ्टवेयर कंपनी देखेगी उसकी मिसाइल बनानी है, फिजिबिलिटी स्टडी तो करेगी ना, फिजिबल है कि नहीं है, आगे पढ़ेंगे एलडीएलसी के फेजेज आएंगे तब, क्या क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होगा वहां पे, है ना। अगर कंपनी को लगेगा शुरू में, कई चीजें तो वर्बली दिख जाती है, यार ये पॉसिबल नहीं है, हम बनाएंगे क्या मिसाइल, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। पर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि हमको कार देखो जैसी एक ऐप बनानी है। अब कार देखो जैसी है, क्लाइंट ने क्या कहा, क्लाइंट ने कार देखो कह के कि मुझे, क्लाइंट क्या करते हैं, जिसको बनवाना होता है वो क्या करता है, वो तो उसका रेफरेंस दे देगा, वो नहीं है टेक्निकल, वो हमारी तरह नहीं बना सकता कि पूरा डॉक्यूमेंट बना के आपको देगा, दे दे वो एडिशनल चीज है। पर किसी ने कहा, मान लीजिए आज मुकेश अंबानी को कार देखो जैसी कंपनी वो बनानी है, तो वो क्या करने वाला, तो अपने नीचे हायरार्की को वो दे देगा कि भैया ऐसा कुछ बनाना अपने को, इसको इसका जैसा बनाना। वो क्या करने वाले, वो एनालिसिस करके जरूर दे सकते हैं, बाकी वो बंदा क्या कहेगा, इस जैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, क्या बनाना है, यू नो बेटर, आप जानते हैं, आप देखो। तो वो अपने पास किसी आईटी कंपनी को प्रोजेक्ट गया, ठीक है, आईटी कंपनी के पास एक आता है
प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट आया, प्लानिंग उस पर होती है, ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी। किसी प्रोजेक्ट में पहले प्लानिंग होगी, बनाना क्या है, बनाना यह है कि सारी कार्स की, लेटेस्ट कार की लिस्टिंग वहां पे होगी। लिस्टिंग होने के बाद जब वहां पे हुआ, प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद में क्या हुआ, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। राइटिंग थोड़ी सी मेरी क्या है, बोर्ड पे खराब है। एमएस वर्ड में बढ़िया टाइप कर लेता हूं मैं, है ना। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ कि भैया रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब रिक्वायरमेंट के बारे में सोचा गया, भाई रिक्वायरमेंट में अपने को जितनी भी नई कार कंपनी, जो मेन कंपनीज है, उनकी नई कारों की लॉन्चिंग अपने को चाहिए। तो लॉन्चिंग करने के लिए अब बोले इसके लिए या तो टीम बैठ करके उनके ऑफिशियल पोर्टल पे लेती रहे, कई तो इस तरह के पोर्टल आ रहे हैं जो अपकमिंग कारों के बारे में, तो वो डिटेल भी, तो बोले वहां से लेनी पड़ेगी। या फिर वो कोई एपीआई या इस तरह का कोई सेगमेंट बना के उन्होंने अपने साइट में दे रखा होगा, जो इस तरह की वेबसाइट को पहले से पता रहता है, या मीडिया वालों को पहले से कि हमारे अपकमिंग ये प्रोजेक्ट है, उठा के डालना है इसमें। तो बोले ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस तरह से अपने को इसके अंदर यहाँ पे डालना है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट, भाई ऐसा फ्रंट पैनल बनना चाहिए, एक इस तरह का शानदार व्यू, फ्रंट डिजाइन वगैरह ये होगा, बैकएंड में टीम इस तरह से यहाँ पे ये डालने वाली है ना। तो ये प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायरमेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट पे जब ये इसको एनालिसिस फेज होता है ना, तो जो कंपनी को जो मिला है, उन्होंने तो अपने 2-4 रेफरेंस बना के दे दिए। कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे बोलते हैं एसआरएस, है ना। एसआरएस की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर उस पर पूरा स्पेसिफिकेशन। तो जब कंपनी में आने के बाद उनका जो डेटा एनालिस्ट या इस तरह की जो टीम होती है ना, एनालिसिस टीम, मार्केटिंग टीम, वो क्या करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, किस तरह की एग्जिस्टिंग साइट ये चल रही है, एग्जिस्टिंग एफटी ये चल रही है, ये काम कर लेती है, इसी तरह से सारा होगा। पूरा एक एसआरएस पूरा तैयार होता है, इसमें इसी तरीके से ये इतने पैनल बनने वाले हैं, ये फ्रंट यूजर का पैनल होगा, ये बैकएंड का पैनल होगा। डेटाबेस के बारे में नहीं बताया जाता क्लाइंट को कि हम डेटाबेस में ये फील्ड बनाने वाले हैं, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है कि आप डेटाबेस में क्या बनाने वाले हो। उन्हें ये बताया जाता है कि ऐसा पैनल होगा, फ्रंट पे ये पैनल होगा, ये फीचर होगा, यूजर लॉगिन करेगा, या बिना लॉगिन के उसे सारे सेगमेंट, सारे कार्य वगैरह दिखेगी। अगर उसे उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना है, अगर उसको उसमें दिखाना है ना, तो पहले उसे लॉगिन करवाएंगे हम। इंटरेस्ट को करना है तो उसे पहले उसमें लॉगिन करवाएंगे। तो ये पूरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे सोची गई, यहाँ पे सारा सोचा जाता है। मतलब एक पैनल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 4 लोगों का स्टाफ नई नई कारें डालता है। एक को हमने हुंडई की जिम्मेदारी दी, एक को हमने मारुति की दी, सुजुकी की दी, एक को हमने टाटा की दिया, या एक को 3-4 कंपनी का दे दिया, एक को बाइक्स का दे दिया अलग से, अगर बाइक भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो इसमें मल्टीपल पैनल्स होंगे, जिसमें मल्टीपल ऑथर्स वहां पे लॉगिन होकर के अपने अपनी चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन और डाल दिया करेंगे। इस तरह का सोचा है यहाँ पे। तो ये सारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू, और बाद में एसआरएस जब बनता है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में तो सारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही है इस तरह की, भाई इसमें ये पूरी आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई कि क्लाइंट को ये चाहिए। उसके बाद एसआरएस, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, फिर एसआरएस बनता है। एसआरएस उसकी सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार होता है, फिर वो एसआरएस भेज दिया जाता है वापस क्लाइंट को मेल के थ्रू, या कोई इस तरीके का एविडेंस के थ्रू। जैसे मेल दिखता है ना आगे तक भी, कभी मान लो डिस्प्यूट्स आ जाए, तो ये तो मैंने बोला नहीं था, तुमने बना दिया। तो एसआरएस बनता है, पूरा उसके अंदर लिखा जाता है। जब एसआरएस वापस जाता है वहां पे, तो क्लाइंट पे पढ़ता है, फिर हाँ बोला अब इन्होंने तैयार करके मुझे दिया। वो पढ़ता, हाँ ये चीज चाहिए, उसको लगता नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, अभी इसको हटाओ, ये बाइक वाइक नहीं चाहिए, केवल कार चाहिए। कंपनी ने तो बना के दिया बाइक का भी, नहीं कार चाहिए केवल। अच्छा केवल कार चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उसको उसने काटा। फिर एसआरएस के वर्जनिंग होती है फिर नई, कि जो पहला वर्जन बनाया था वर्जन 0.1, फिर वर्जनिंग होती है 0.12, इस तरह वर्जनिंग बढ़ती है आगे। ठीक है, तो दूसरा वर्जन फिर टीम ने उसने काटा पीटा करके भेजा, फिर टीम ने वापस फाइनल एसआरएस भेजा, फिर उसमें अंदर नाम लिख के भेजा फाइनल एसआरएस। ये वो फिर से उसके अंदर कुछ करेगा, फिर से उसको लगता है कि कुछ एसआरएस फ्रीज होता है, फ्रीज हो गया, वो कहता है यस डन, ये बना दो। बनने के बाद उसके ऊपर काम चलता है आगे, फिर आगे कंपनी वापस आ गया, हाँ भैया प्रोजेक्ट, फिर उसे फाइनल माना जाता है, भैया प्रोजेक्ट आ गया।
प्रोजेक्ट के साथ में फिर वहां पे कॉस्टिंग भी फाइनल, वो मार्केटिंग लेवल की उस लेवल की चीज है। उनको दिया गया जिम्मेदारी, भाई कॉस्ट कितना रहने वाला है। उस प्रोजेक्ट के साथ जो एसआरएस बनाया तो उसका कॉस्टिंग भी भेज देती है टीम कि इसमें हमको इतना लगने वाला है, 20 लाख का प्रोजेक्ट है ना। फिर वो कंपनी इंटरनली सोचती है, फिर फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि भाई ये सॉफ्टवेयर फिजिबल है कि नहीं है। ये पैसा क्लाइंट कहता नहीं मैं तो 20 लाख नहीं दूंगा, मैं तो 10 लाख ही दूंगा। हमें लगता है कि यार इस सॉफ्टवेयर को बनाने में अपने यहाँ 4 महीने लगने वाले हैं, इतने लोगों की टीम लगने वाली है, इतना कॉस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है, एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ रहने वाली है, ये जो रिसोर्स यहाँ काम में आ रहे हैं, लाइट, पंखे, एसी, ये है, यहाँ कंप्यूटर्स है, ये सारा जो हर चीज उसमें इंक्लूड करके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की ये फायदे का सौदा है कि नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा एनालिसिस फेज में होता है। अभी मैं डिटेल में तो पढ़ा नहीं रहा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो एनालिसिस होता है जब फाइनली क्लाइंट हमको लगता है कि बेनिफिट है, हमने डन, फ्रीज होता है, फाइनलाइज होता है प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद उस पर अगले फेज पे डिजाइनिंग फेज पे अब क्लाइंट क्या कहेगा कि नहीं मुझे इसका मॉकअप हो। डिजाइनिंग फेज में काम भी क्या होगा, डिजाइनिंग में बनेगा कि उसका बैकएंड कैसे काम करने वाला है, बैकएंड में डिजाइन इंटरनल प्रोसेस कि भाई इसका फ्रंट एंड ऐसे है, यूआई इस तरह का दिखने वाला है, डेटाबेस डिजाइन भी करना वो भी डिजाइनिंग का है, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है कि कैसा बनने वाला है, तो वो सब डिजाइनिंग फेज में होता है। बैकएंड में कैसे किस तरह का आपस में टेबल्स की रिलेशनशिप रहने वाली है, ये सब कुछ डिजाइनिंग फेज है। डेटाबेस डिजाइन हो या फ्रंट एंड डिजाइन हो या फिर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन जो भी उसमें रहने वाला है, फिर डिजाइन हुआ। डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद फ्रंट एंड, क्योंकि क्लाइंट को तो फ्रंट एंड से मतलब है, उसे फिर से भेजा गया इस तरह के मॉकअप, उसमें भी उससे स्पेसिफिकेशन ले लिए जाते हैं, तो आपको कैसा डिजाइन, वो कहता है यस दिस डिजाइन इज ओके। पहले बताया होगा तो एसआरएस में भी हम वायर फ्रेम के थ्रू वायर फ्रेम बनते हैं कि उसके थ्रू बता दिया जाता है कि इस तरह से आपका ये चलेगा, साइड बार होगी या इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। तो पूरा वहां डिजाइन के बाद फिर जब सब कुछ फाइनल हुआ फिर वहां पे डेवलपमेंट शुरू होता है। डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट के बाद में पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का होने के बाद फिर वहां पे होता है उसे क्यूए में भेजा जाता है। अब उसके लिए भी अलग अलग फेजेज में डेवलपमेंट होता है। कुछ डेवलपमेंट तो डेवलपर अपने साइड ही कर लेता है, कुछ डेवलपमेंट क्यूए में दिया जाता है, और कुछ डेवलपमेंट जब उसे लॉन्च कर दिया जाता है प्रोजेक्ट को तो उसके बाद यूजर करता है, तब तक उसे बीटा वर्जन के नाम पे उसे लॉन्च किया जाता है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिर वहां टेस्टिंग, ये टेस्टिंग फेजेस की बात है। टेस्टिंग फाइनल हो गई, टेस्टिंग के बाद में आप भैया सॉफ्टवेयर ओके है, इसे अपलोड कर दो, डिप्लॉय कर दो। सेक्शन ऑफ मिक्स प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट, बहुत पहले मैसेज किया हुआ है ये सौरभ तिवारी ने। तो डिप्लॉय कर दिया जाता है, डिप्लॉय हो गया, फाइनल हो गया सिस्टम। अब सिस्टम रनिंग में है, काम चल रहा है, बेनिफिट है तो सिस्टम लाइफ लॉन्ग चलेगा। फिर वो कंपनी का अपना लेवल है जिन्होंने बनवाया कि वो किस तरह से मैनेज करें। कंपनी आईटी कंपनी का या सॉफ्टवेयर कंपनी की तो जिम्मेदारी थी एक सॉफ्टवेयर बना के देना, लाइफ लॉन्ग चल रहा है तो फिर आएंगे अगले साल। अब इससे सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें नई चीज हमें इसमें ऐड करनी है, या इन हाउस टीम है तो रेगुलर काम चलता रहेगा। जैसे कार देखो कि टीम कभी कम नहीं होती, चल रही है, लगातार चल रही है। इस तरह प्रोजेक्ट लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो हमने जितना भी पढ़ा, हालांकि अभी टारगेट कुछ और ज्यादा इसमें पढ़ाने का था, पर हम लोग अभी क्वेश्चंस को, क्योंकि एक टाइम लाइन है ना, अभी लगभग 50 मिनट के आसपास हमारा एक जनरल, अभी तक हमने ये मान के चलो हमने केवल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, बाकी हमने जो भी पढ़ा है वो केवल आपको एक थीम, एक इमेज डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी तक पढ़े हुए के हिसाब से ये कुछ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं। ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें जो लोग देख रहे हैं। ऑप्शन ए इंटरकनेक्शन, बी रिलेशनशिप, सी डेटा और सिस्टम। समस्या क्या होती है कि जब इतना लंबा स्टेटमेंट होता है ना, हम लोग उसे पढ़ करके उसे सोचते हैं यार ये थ्योरी क्या पता नहीं क्या कह रही है। तो थ्योरी में नहीं पढ़ने की हमारी हैबिट है, इस हैबिट को थोड़ा डालो कि हम स्टेटमेंट को पूरा पढ़ पाए। ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट, हमने सिस्टम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट है।
इजी सवाल है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि कुछ अलग से बना के लाए हो। कमलेश बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अलग बना के लाए हो। सिंपलेस्ट, क्योंकि हमने शुरू किया है तो अभी तक तो सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, तो ऑब्वियसली यही क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ सिस्टम है, ठीक है ना, कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक गोल। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है। अब यहाँ पे डेफिनेशन कुछ और आ गई। मैंने यही तो कहा कि जितनी डेफिनेशन, जितनी बुकें पढ़ोगे उतनी डेफिनेशन होगी, या एक बुक के भी अगर सारी लाइंस पढ़ोगे तो आपको बस कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए। सिस्टम स्टडी इन्वॉल्व्स, ये भी क्वेश्चन है जो आया हुआ है ना, ये आया हुआ है इसीलिए हमने ये लिया है, और बहुत जगह आपको मिल भी जाएगा। ये ऐसा नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। सिस्टम स्टडी, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो करंट में जो चल रहा है उस सिस्टम के बारे में स्टडी। डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, आइडेंटिफाइंग करंट डेफिशिएंसी एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू गोल, जो करंट में जो चल रहा है और नए गोल, इसके बारे में। ऑल ऑफ अबो या नन ऑफ अबो। सिस्टम स्टडी में क्या क्या यहां पे इन्वॉल्व है? अभी तक तो ये सिस्टम, अगर आपने कहीं से सेट पढ़े होंगे तो ये दो क्वेश्चन तो आपने पढ़े ही होंगे। चिन्मय डी, कमलेश डी। भैया सिस्टम स्टडी के अंदर अभी मैंने बताया कि सारी चीजें होती है इसके अंदर। एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम रीड करते हैं ना, क्या दो ही तो चीज पढ़ा हम? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में क्या पढ़ते हैं? करंट सिस्टम, या तो एक नया सिस्टम बनाना है या फिर पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना है। तो जाहिर तौर पे स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, जब एसडीएलसी के फेजेज में भी करंट सिस्टम, हमने कहा कि पुरानी क्वेश्चनरी या पुराने डेटा को उठा उठा के पढ़ना पड़ रहा है ना नया सिस्टम बनाने के लिए। अगर किसी फर्म का आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है, पहले मान लीजिए रजिस्टर में लिख लिख के मैनेज करते थे, तो पुराने सिस्टम को पढ़ना पड़ा है ना, आलो फबो, ठीक है ना? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या कि सब कुछ? भाई इसमें क्या किया? स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो करंट में सिस्टम चल रहा है उसकी स्टडी होनी है सिस्टम स्टडी में, क्योंकि नया बनाना तो भी करंट को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उस पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम का डॉक्यूमेंटिंग होनी है यहाँ पे, ठीक है। और आइडेंटिफाई करंट, जो भी करंट में जो समस्याएं आ रही है उन्हें, और नए गोल वहां डिसाइड करना, ये भी करना सिस्टम स्टडी में। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो डेफिनेशन थ्रेड में हम फेमिलियर इसलिए नहीं है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में हम फेमिलियर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स और लाइंस को पढ़ने की हैबिट नहीं है। आप इसे पढ़ने की हैबिट डालो बार बार, है ना, क्योंकि यहां तो पढ़ना थ्योरी है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको, आई एम श्योर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। फोकस ऑन सिस्टम प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, और सॉरी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब यहां पे ये तीन स्टेटमेंट्स है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, फोकस ऑन सिस्टम प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट है, पहले पूरा पढ़ना। ये इस तरह से स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर यहां पे एक क्वेश्चन बना है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन emphasize a close look at all part of a system. System analysis and design relate to shaping organization, improving performance and achieving objectives for profitability and growth. तीन स्टेटमेंट है। अब आप खुद पढ़ने की हैबिट डालो, इसे समझो, दिमाग में कंपाइल करो, इसे ट्रांसलेट करके पढ़ना है, पढ़ो, दिमाग में समझ में आने चाहिए सारे स्टेटमेंट। अब इसमें से इसके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, पहला और दूसरा दोनों सही है क्या? दोनों करेक्ट हैं क्या? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर ट्रू, ये तीनों ट्रू हैं क्या? या फिर ओनली फर्स्ट इज ट्रू, या फिर ओनली थर्ड इज ट्रू? अब इसमें आंसर मुझे दें, सब आजाद हैं, सबको देना चाहिए। सही है कि गलत है वो एक सेकंड बात है, आप पहले एक बार पढ़ें, 2 मिनट पढ़ लें इसे और फिर इसका आंसर दें। ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, फोकस ऑन सिस्टम प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी।
कमलेश, चिन्मय, बी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल ट्रू। चंद्रिका, और आंसर दें। चिन्मय बी, और अमित ए, और चलिए देखिए, अमित आपने आंसर दिया ए, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। बाकी लोगों का आंसर है बी, है ना। बी में तो सारे ट्रू हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि थर्ड वाला ट्रू क्यों नहीं है। ये थर्ड वाला क्यों नहीं है इसमें। इट रिलेट टू शेपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। यही तो हम करते हैं। सिस्टम को एनालिसिस ही क्यों कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट ही तो लाने के लिए कर रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। सिस्टम पे इंप्रूवमेंट आने चाहिए जो प्रॉफिट दे बिजनेस को, या सिस्टम प्रॉफिट में जाए, इसलिए है। तो इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑल आर ट्रू, एंड दीज ऑल थ्री डेफिनेशंस रिटन एजिटिवली इन डिफरेंट बुक्स। ऐसा नहीं है कि मन से अपन ने उड़ाया, कहीं से स्टेटमेंट उठा लिया, ऐसा नहीं बनते हैं क्वेश्चन। किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक में अलग अलग जगह पे लाइंस दी हुई होंगी, इसलिए क्वेश्चन बन करके यहाँ पे आया है। इसलिए इस पे तो आर्ग्यूमेंट अगर करें नहीं सर ऐसा नहीं तो ऐसा से ना, ये स्टैंडर्ड बुक्स की लाइन सही है, इसलिए हमने क्वेश्चन बना के दिया। अब बना के देने वाला आप अगर देखेंगे तो जो पहले जो एग्जाम्स हुए थे, एसीपी के हुए या प्रोग्रामर के हुए, में बहुत से क्वेश्चन इस तरह के स्टेटमेंट पर बेस्ड थे। ये सारी लाइनें एजिटिव ली हुई है, लाइन्स एजिटिव ली हुई है, क्वेश्चन एजिटिव लिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन एक मर्ज करके एक बनाया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर ऑप्शन इज करेक्ट इज सेकंड। क्लियर है क्या सभी लोग? एक बार यस नो करके बताएं, क्योंकि हम आज के लिए क्लास इतनी ही रखेंगे। ये क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन? आज हमने पेरोल सिस्टम देखा, आज हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सिलेबस देखा। यस चंद्रिका, यस ठीक है। कमलेश ओके। हमने एसडीएलसी को भी थोड़ा देखा। कंपनीज में प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसमें क्या प्रोसेस होती है, सब जगह एसडीएलसी किस तरह से काम आता है, एक बेसिक तौर पे हमने देखा। पढ़ेंगे आगे डिटेल में, उस पर और क्वेश्चन इस तरह के हम लोग लेकर के आएंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। और आज की क्लास समझ में आई सभी लोगों को? एक ही चीज पढ़ी है हमने, सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है और ओवरऑल जो यस करेक्ट है। चलिए ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो और भी हैं, वो हम आगे कल की क्लास में आते ही हम लोग देखेंगे। तो ऐसे इस टॉपिक पर डिटेल एमसीक्यू करवाएं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक लगा क्वेश्चन कमलेश? है ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आप कम से कम कंसेप्चुअल लाइंस को कम से कम आप समझें पूरा, और आपकी हैबिट बने कि एक एक लाइन को, स्टेटमेंट को हम पढ़ें कम से कम और उसे समझें। भाई देखो, जो भी थ्री लाइंस इसमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी ना, ये वाले में, ये सारी लाइंस है ना, ये सब हमने डिस्कस किए, और इसी पे पूरा एसडीएलसी और अपना सिस्टम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन पूरा इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू सौरभ, थैंक यू कमलेश। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल पढ़ेंगे। कल नहीं पढ़ेंगे, देखो हमारा ये एक मैं पैटर्न बता देता हूँ कि लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ज्यादातर स्टूडेंट्स को जाना होता है, ठीक है। तो हम लोग जावा की जो क्लास पहले हर दिन लगती थी करीब 40-45 मिनट या 50 मिनट, वो अब अल्टरनेटिव डे 1.5 घंटे के आसपास लगेगी। जैसे अभी लास्ट क्लास भी आप देखें तो 1.5 घंटे के आसपास लगेगी, 3 दिन वो लगेगी। तो जो आपका पहले जो ओरल हर दिन 1-1 घंटा या उससे थोड़ा कम में पढ़ते थे, उससे ज्यादा उसका आउटपुट आने वाला है। नेटवर्किंग की रेगुलर क्लासेस चली रही है ना। और सेड की क्लास वीक में 2 या 3 दिन आपकी चलेगी उसी टाइम फ्रेम में। और सेड का जो ड्यूरेशन है सबसे कम है ना। अगर अपन और डिस्कशन बस क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ टॉपिक पे चलेंगे, कुछ केस स्टडी पे चलेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अगले नेक्स्ट जो अपने क्लास आने वाली है
उसमें मैं आपको एक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस तरह 3 पार्ट में, 3 सेगमेंट में पूरा काम यहाँ पे होता है। अगर आप पढ़ें तो आप देखें थोड़ा सा अगर, तो विधेयिका अलग काम करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड अलग काम करता है और अपनी न्यायपालिका अलग काम करती है। तो इस तरह के उसको भी एक सिस्टम के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उसमें पढ़ेंगे और उसमें आगे किस तरह से स्टेट के बाद में लोकल बॉडीज किस तरह से एक हायरार्की बनती है, उसे हम सिस्टम की तरह से पढ़ करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं परसों।